चलिए आज अपन देखते हैं निर्देशन के अंतर्गत ही नेतृत्व। नेतृत्व का क्या अर्थ होता है? नेतृत्व करना यानी मार्गदर्शन करना। जहाँ पे बहुत से कर्मचारी काम करते हैं तो उसी कर्मचारियों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक विशेष गुण रखता है और वो अपने विशेष गुण के कारण अपने नीचे काम करने वाले समस्त कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है और उनके मार्गदर्शन के आधार पर ही वहाँ के कर्मचारी काम करते हैं। तो उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? नेतृत्व करना यानी मार्गदर्शन करना। तो वह नेतृत्व करने के लिए उस व्यक्ति में एक विशेष गुण होता है और जो सभी को लेकर चलता है सभी के हितों को ध्यान में रख कर कार्य करता है और उनको बताता है कि किस प्रकार से काम करना है। तो नेतृत्व यानी मार्गदर्शन करना। तो वह व्यक्ति जो अपने नीचे काम करने वाले समस्त व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है, कार्य के बारे में उन्हें अवगत कराता है, बताता है, उस व्यक्ति को ही क्या बोलते हैं अपन? नेतृत्व। कुछ विद्वानों का कहना है कि नेतृत्व यानी नेतृत्व करने वाला यानी उसको अपन बोल सकते हैं नेता। तो कुछ लोगों का कहना है कि नेता का जो गुण है कुछ वह जन्म से ही होता है और कुछ कहते हैं कि नहीं, नेतृत्व जो है इसको सिखाया भी जा सकता है और अवसर आने पर हमको स्वयं समझ में आ जाता है कि उस व्यक्ति में नेतृत्व करने का लक्षण है कि नहीं। तो कुल मिलाकर जैसे हमारा प्रबंधक, जब प्रबंधक के पद पर बैठा है तो नेतृत्व करने की क्षमता उसमें है क्योंकि उसके विशेष गुण के कारण ही उसे क्या बनाया गया है? प्रबंधक। और जो है जब प्रबंधक के पद पर बैठ गया तो अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों का समय समय पर मार्गदर्शन करता है, उन्हें अवगत कराता है कि कौन सा काम किस प्रकार से करना है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में अवगत कराता है और फिर उसके मार्गदर्शन के हिसाब से वहाँ के कर्मचारी काम करते हैं। तब जाकर संस्था को लाभ की प्राप्ति होती है या जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में या उस सफलता को प्राप्त करने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वह होता है नेता का। यानी नेता कौन? जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो किसी भी संस्था का नेता कौन होता है? तो वहाँ का प्रबंधक जो नेतृत्व करने का काम करता है, मार्गदर्शन करता है, क्या कमी है क्या नहीं उसको देखता है और उसके हिसाब से जब वहाँ पे काम होता है तो हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। आगे वचन में तो नेतृत्व यानी मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति को ही क्या बोलते हैं? नेतृत्व करने वाला व्यक्ति या उसी को नेता बोलते हैं। और सामान्य भाषा में बोले तो हमारी संस्था का प्रबंधक जो अपने कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? नेतृत्व करने वाला व्यक्ति या नेता। आई वचन में अब देखिए आगे नेतृत्व की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो पहली विशेषता अनुयायियों का होना आवश्यक है। प्रबंधक को अगर नेतृत्व करना है तो उसके लिए अनुयायियों का होना आवश्यक है। अनुयायी मतलब नीचे काम करने वाले कर्मचारी। जब तक कर्मचारी ही नहीं रहेंगे संस्था में तो प्रबंधक किसका नेतृत्व करेगा? कर्मचारी रहेंगे तभी तो प्रबंधक उसका नेतृत्व करेगा ना। तो अनुयायियों का होना आवश्यक है, बिना अनुयायी के नेतृत्व नहीं हो सकता। तो नेतृत्व की पहली विशेषता अनुयायियों का होना आवश्यक है। अनुयायी मतलब समझ में गया? प्रबंधक के नीचे काम करने वाले कर्मचारियों का होना आवश्यक है। जब तक कर्मचारी नहीं होंगे संस्था में तो प्रबंधक किसी का भी नेतृत्व नहीं कर सकता। तो नेतृत्व करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अनुयायियों का होना आवश्यक है। आगे वचन में अनुयायी मतलब नीचे काम करने वाले कर्मचारी। दूसरा सतत प्रक्रिया। दूसरा है सतत प्रक्रिया मतलब नेतृत्व जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मार्गदर्शन जो है केवल एक बार करके हम छोड़ दिए, चुपचाप बैठ गए तो हमको लक्ष्य की प्राप्ति एक बार हो जाएगी, फिर आने वाले समय में फिर हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि नेता जो होता है या एक प्रबंधक जो होता है हमेशा निरंतर समय समय पर अपने कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते रहता है। इसलिए कहा गया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या एक सतत प्रक्रिया है। एक बार मार्गदर्शन करने के बाद चुपचाप नहीं बैठता कौन? वह नेता या वह प्रबंधक जो अपने कर्मचारियों का क्या करता है? नेतृत्व करता है।
इसीलिए कहा जाता है कि नेतृत्व जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय समय पर अवसर देखकर अपने कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते रहता है, उन्हें नए नए नियम बताता है और उस नियम से काम करते हैं कौन, वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी। तब जाकर हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया कि ये जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, आगे देखिए, आदर्श आचरण। एक नेता को अपना आचरण इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए अपने अनुयायियों के सामने कि उसकी आचरण का प्रभाव पड़ जाए कहाँ पर, उन कर्मचारियों पर। एक प्रबंधक को अपना आचरण इस प्रकार से प्रदर्शित करना चाहिए कि उसके आचरण एक आदर्श आचरण हो जाए, उसका प्रभाव किस पर पड़ जाए, कर्मचारी पर। इसलिए कहा गया कि एक अनुयायी में, एक नेता में या नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में एक आदर्श आचरण होना आवश्यक है। कंपनी का प्रबंधक अपने व्यवहार से कर्मचारियों को बताएगा कि इस प्रकार से काम करना है। उदाहरण के लिए सबसे पहले नियम बनाया गया है कि कंपनी में 8 बजे आना है, और प्रबंधक सोचेगा कि मैं तो प्रबंधक हूँ, मैं 10 बजे आऊँगा, तो इसका जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर। कर्मचारी भी क्या सोचेगा कि हमारा प्रबंधक तो स्वयं 10 बजे आता है, तो हम भी 9 बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे, ऐसा। लेकिन अगर मान लो वही प्रबंधक स्वयं नियम का पालन करते हुए अपने कार्यालय में 8 बजे अगर आ जाता है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा किस पर, उनके अनुयायियों पर, उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों पर। और वह कर्मचारी भी देखेगा कि जब प्रबंधक समय पर आता है तो हम भी समय पर आएंगे, और वो लोग भी सब सुबह 8 बजे वहाँ पे अपने कार्यालय में पहुँच जाएंगे। तो ये प्रभाव पड़ता है, जैसा नेता होगा वैसे उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी होंगे। तो अगर वो अनुशासन का पालन करता है प्रबंधक, तो उसका असर पड़ेगा, और कर्मचारी भी आदर्श का पालन करेगा, समय पर आएगा, समय पर जाएगा, अनुशासन में रहेगा। अगर प्रबंधक स्वयं अनुशासन में नहीं रहता है तो इसका प्रभाव पड़ेगा, कर्मचारी भी अनुशासन में नहीं रहता है। इसीलिए कहा गया यहाँ पर आदर्श आचरण, यानी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को या एक नेता को अपना आचरण इस प्रकार से प्रदर्शित रखना चाहिए वहाँ पर, तो उसका प्रभाव वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़े। आगे बस में तो समय पर आना, समय पर जाना, सबसे अच्छा व्यवहार करना, मानवतापूर्ण व्यवहार करना, ये काम जब करेगा प्रबंधक तो इसका असर पड़ेगा वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी पर। वे भी समय पर आएंगे, समय पर जाएंगे, वे भी एक मानवीय व्यवहार करेंगे अपने संस्था में काम करने वाले साथियों के साथ, और कोई यहाँ पे सीनियर जूनियर की भेदभाव वहाँ पर नहीं होगी। जब ये क्या होता है, ऐसा वातावरण बन जाएगा तो अपने आप उत्पादन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये लाभ होता है हमको। ठीक है, तो अगली विशेषता क्या आती है इसकी, आदर्श आचरण। इसके बाद देखते हैं अपन सक्रिय संबंध। सक्रिय संबंध यानी नेता और अनुयायी, प्रबंधक एवं कर्मचारी दोनों के बीच में एक अच्छे संबंध होते हैं, और दोनों एक दूसरे के हित को ध्यान में रखकर ही काम करते हैं। प्रबंधक हमेशा अपने कर्मचारियों के बारे में सोचता है, और कर्मचारी भी हमेशा अपने प्रबंधक के बारे में सोचता है। प्रबंधक सोचता है कि मैं इस नियम से काम करवाऊंगा, नए मशीन की व्यवस्था कर दूंगा तो लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी, और लाभ बढ़ेगा तो हमारे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और कर्मचारी भी सोचता है कि अगर हम मेहनत से काम करेंगे तो अधिक लाभ होगा, अधिक लाभ होगा तो संस्था को भी अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। और जब दोनों एक दूसरे के हित को लेकर चलते हैं तब बोलते हैं यहाँ पर दोनों के बीच में कौन सा संबंध है, एक सक्रिय संबंध है। ठीक है, आगे बस में तो सक्रिय संबंध रहता है इनके बीच में। हितों की एकता, हितों की एकता रहती है, सब एक दूसरे के हित को ध्यान में रखकर काम करते हैं। कोई केवल अपने हित को लेकर नहीं चलता। अगर मान लो अपने हित को लेकर हम चलेंगे तो फिर ऐसे में संस्था को हानि हो जाएगा। तो व्यक्तिगत हित को ध्यान में ना रखकर यहाँ पर सामूहिक हित को ध्यान में रखकर काम किया जाता है एक अच्छे नेता के अंदर में काम करने वाले कर्मचारी। क्योंकि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भी केवल अपने स्वार्थ के हिसाब से काम नहीं करता, केवल अपना ही लाभ नहीं देखता। वह नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे जो भी लाभ होगा उस लाभ में सबको हिस्सा मिले, सबको लाभ मिले, इस बात को ध्यान में रखकर काम करता है। तब जाकर कर्मचारी भी संस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए मिलजुल के वहाँ पे काम करते हैं। इसलिए आगे यहाँ पर हितों की एकता रहती है, इसमें नेतृत्व में इसी विशेषता है। आई बस में पारस्परिक वातावरण पर निर्भर, नेतृत्व की क्षमता वहाँ के वातावरण पर निर्भर करती है। मान लो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति तो ठीक है,
वह समय समय पर मार्गदर्शन कर रहा है अपने कर्मचारियों का, लेकिन जहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पर धूप और पानी से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी दशा में अच्छा नेतृत्व होने के बाद भी कार्य की गति कम हो जाएगी और हमको हानि का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए कहा गया नेतृत्व के साथ ही साथ वहाँ का वातावरण भी जो है अच्छा होना चाहिए, तब जाकर हमको लाभ मिलेगा। और अगर मान लो वातावरण ठीक नहीं है तो अच्छा नेतृत्व होने के बावजूद कभी कभी हमको वहाँ पर हानि का सामना भी करना पड़ जाता है। इसलिए कहा गया यहाँ पर नेतृत्व में वातावरण का भी एक विशेष महत्व होता है। नेतृत्व में वातावरण का भी एक विशेष महत्व होता है। आगे बात समझ में आता है सबको? ठीक। अब देखते हैं अपन इसी में नेतृत्व का महत्व, नेतृत्व की विशेषता के बाद चलते हैं अपन नेतृत्व का महत्व, जिसमें पहला कहा गया अभिप्रेरण का स्रोत। अच्छे नेतृत्व के कारण, अच्छे मार्गदर्शन के कारण ही कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, और जब मनोबल बढ़ता है तो उसमें एक अभिप्रेरण होता है, प्रेरित होता है, और कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कुशल नेतृत्व से ही अभिप्रेरण में वृद्धि होती है, पहला महत्व। फिर कहा गया सहयोग प्राप्ति का आधार। अगर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति योग्य है, समय समय पर अपने कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है यहाँ पर, तो कर्मचारी भी पूरे लगन से, ईमानदारी से काम करते हैं, और इस प्रकार से नेतृत्व करने के कारण हमें कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलता है। और पूरा जब सहयोग मिलता है तब जाकर हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्य मिलता है। तो सहयोग प्राप्ति का साधन क्या होता है? नेतृत्व। वही अगर अपने कर्मचारियों का नेतृत्व नहीं करेगा तो कर्मचारी भी देखेगा कि हमारा प्रबंधक तो हमारे तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, तो भी अपने हिसाब से काम करेगा, और जो सहयोग मिलना चाहिए था उस सहयोग की प्राप्ति यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो सहयोग प्राप्ति का साधन क्या होता है यहाँ पर? नेतृत्व। अच्छे नेतृत्व से ही हमको सहयोग की प्राप्ति होती है। ठीक। फिर इसके बाद कार्य के प्रति निष्ठा जागृत करना। एक व्यक्ति ईमानदारी से काम कब करेगा? जब प्रबंधक उसके ऊपर विशेष ध्यान देगा। संस्था में कोई कमी है, उस कमी की पूर्ति करेगा। माल की कमी है, माल की पूर्ति करेगा। मशीन खराब है, नई मशीन लगाएगा। उनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है अगर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, तो ये भी पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को वहाँ पर संपन्न करता है। ये भी तन मन से जो है प्रबंधक के प्रति समर्पित हो जाता है और ईमानदारी से काम करता है। काम के प्रति जो है कोई भी बेईमानी यहाँ पर नहीं करता। कौन? वहाँ पे काम करने वाला कर्मचारी। इसलिए कहा गया यहाँ पर कार्य के प्रति निष्ठा जागृत हुआ। किसके कारण? एक अच्छे नेतृत्व के कारण। व्यवसायिक सफलता में योगदान। जिस संस्था में अच्छा नेतृत्व होगा वह संस्था अधिक से अधिक मात्रा में लाभ कमाती है। जिस संस्था में अच्छा नेतृत्व होगा, नेता अच्छा होगा, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अच्छा होगा, उस संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। इस बात का हमको ध्यान देना है। नेता अच्छा है तो कर्मचारी भी अच्छा है, और नेता ठीक नहीं रहेगा तो कर्मचारी भी ठीक नहीं रहेगा, और हमको जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक। अधीनस्थों का विकास। नेता हमेशा अपने अधीनस्थों के बारे में ही सोचता है। वह सोचता है कि मैं किस प्रकार से काम कराऊं कि संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ मिले, और जब संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ मिलेगा तो उस लाभ का हिस्सा वेतन के रूप में वृद्धि करके दिया जाता है। और जब वेतन बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है, और इस प्रकार से उन अधीनस्थों का विकास भी होता है। ये सब है इसके महत्व। किसके महत्व? नेतृत्व के महत्व। ठीक।